नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्यक्तिक विभिन्नता के एमसीक्यूज नंबर 3 और जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित एमसीक्यूज का सीडीपी नंबर 12। ठीक है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था कि हम लोग टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं। ये आपके व्यक्तिक विभिन्नता का एमसीक्यूज नंबर 3 है। बाकी 2 एमसीक्यूज मेरे चैनल में आप सभी को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूँगा, जितना भी मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ उसका पीडीएफ विथ आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सभी को मिल जाएगा। आप लिंक के माध्यम से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 दिया है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। ऑप्शन 2 में है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। ऑप्शन 3 में दिया गया है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। और ऑप्शन 4 में दिया गया है, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। यहाँ देखो एक जनरल सेंस से बन जाएगा। सबसे पहले क्या दिया है आपके कि उसके साथ आप संतुष्ट रहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उसको अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि गृह कार्य देना सभी स्टूडेंट के लिए आवश्यक है। वह जैसे अधिक प्रगति करे उस प्रकार से उसको हम क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। तो हाँ, ये करना जरूरी है, यही हमको करना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है कि उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, तो ये भी करना उचित नहीं होगा। तो उचित कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसको हम क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे, ताकि वह और आगे अधिक प्रगति कर सके और अधिक बुद्धिमान हो सके। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन 1 है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन 2 है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन 3 है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। और ऑप्शन 4 है, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। ठीक। देखो इसमें क्या पूछा गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आपको बताना है। ठीक। तो क्यों महत्वपूर्ण होगा, इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। देखना, किसी क्लास में अलग अलग बच्चों का जो आईक्यू लेवल है, रुचि है ना, और विकास की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। तो उसको हम व्यक्तिगत रूप से अगर देखेंगे कि कौन सा बच्चा थोड़ा कमजोर वर्ग है, कौन सा थोड़ा बुद्धिमान वर्ग करके है ना, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक अपने जो शिक्षण की विधि है ना, उसको करेंगे ताकि सब बच्चों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिमान बच्चों को समझ में आए, ऐसा नहीं करना है कि सब बच्चों को समझ में आए। उस प्रकार से अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसको अपनाना है। ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन 1 है, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन 2 है, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3 है, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाचार्य को या फिर प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। और ऑप्शन 4 है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। इसमें क्या है, देखो यदि विद्यार्थी है, ठीक, तो उसका मन नहीं है, कक्षा में है लेकिन उसका जो मन है कहीं और है, मतलब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक। तो ऑप्शन 1 क्या, उन्हें बाध्य करेंगे, तो बाध्य नहीं कर सकते, इससे उसको प्रेशर बढ़ जाएगा, उस पढ़ेंगे जरूर लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑप्शन 2 में क्या है, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, तो कब तक आप कक्षा छोड़ने के लिए कहोगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, है ना। तो ये एक सही तरीका नहीं है। अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो उस हिसाब से आप इसको, मतलब बच्चे को कक्षा छोड़ने के लिए नहीं बोल सकेंगे। 1 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, तो इससे क्या होगा, बच्चे में और नकारात्मकता की भाव आ जाएगी। ठीक।
तीसरा में क्या है, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य ही अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। अगर आप प्रधान अध्यापक को सूचित करेंगे तो वो भी क्या करेंगे, सिर्फ उसको बुला के पनिशमेंट देंगे या फिर डांटेंगे। तो इससे भी उसके जो चित्तवृत्त है या फिर जो जो लोग ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई में, तो वो लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक, तो ये भी हम नहीं कर सकते। ऑप्शन 4 में क्या है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप जो पढ़ा रहे हो उसमें ऐसे ऐसे से चीज़ों का आप लोग इंक्लूड करो जो उन बच्चों को अच्छा लगे। जैसे आपको भी, जैसे अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो या फिर साइंस पढ़ा रहे हो, है ना, तो उस बच्चों की रुचि के अनुसार आप उसमें इंक्लूड करें। थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा यूनिक रखें, तो थोड़ा सा बच्चों को क्या है, रुचि आएगा और लोग पढ़ने में ध्यान देंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या करना है आपको, उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें अपने पढ़ाने में या फिर विषय में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 क्या दिया है, समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। कथन 2 दिया है, बुद्धि के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता संभव है किंतु संवेग के आधार पर नहीं। कथन 3 है, समुदाय के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता संभव है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में दिया है केवल कथन 2 सही है। देख ले कथन 2 सही में क्या है, बुद्धि के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता संभव है किंतु संवेग के आधार पर नहीं है। ऑप्शन 2 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गए हैं, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऑप्शन 2 है 1 व 3 दोनों कथन सही है, और ऑप्शन 3 है 1 व 2 दोनों कथन सही है, और ऑप्शन 4 क्या चीज़, ये सभी। ठीक, तो अगर इसका सही आंसर देखेंगे तो देखो कथन से ही समझेंगे। सबसे फर्स्ट क्या दिया है, समुदाय के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है, समुदाय के आधार पर हमको व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा कथन क्या है, बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता संभव है किंतु संवेग के आधार पर नहीं, ये कथन गलत है। तीसरा कथन क्या है, समुदाय के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता संभव है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय के आधार पर 2 बार दे दिया है, ठीक है, तो कथन 1 व 3 दोनों सही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, कथन 1 व 3 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन 1 है व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, ऑप्शन 3 है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान रखने के लिए, और ऑप्शन 4 यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य था या अयोग्य था। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के लिए। देखो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, विद्यालयों को व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा किस लिए करना चाहिए, या फिर व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या रहेगा। ठीक, तो पहला जो था क्या चीज़ कि व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, यह बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी या फिर 2 भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य है या अयोग्य है, ये है आपका सही आंसर होगा कि शिक्षार्थी जो है सीखने के लिए योग्य है या फिर अयोग्य है। इसको समझने के लिए हमको क्या करना जरूरी है, विद्यालयों को व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 है आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, ऑप्शन 2 है आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, ऑप्शन 3 है भिन्न भिन्न छात्राओं में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो
आपके ऑप्शन नंबर क्या दिया है, देख जैसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि आप एक टीचर हो और पढ़ा रहे हो और बहुत ही अच्छे एकदम यूनिक ढंग से अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कड़ी मेहनत करके पढ़ा रहे हो, फिर भी आपकी कक्षा में विभिन्नता दिखाई दे रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन क्या है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र सो हो जाते हैं, तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब सो रहे हैं तो उसको आप पनिश कर सकते हैं, फिर देख सकते हो, ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 क्या है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल ही इसका रीजन नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3 क्या है, भिन्न भिन्न छात्राओं में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो यह आपका सही आंसर होगा। क्योंकि देखो जो छात्र है आपके कक्षा में, उसके सभी जो बालक है या बालिकाएं हैं ना, उसमें जो व्यक्तिगत गुण अलग अलग होते हैं, ठीक, तो अलग अलग गुण है तो व्यक्तिगत भिन्नता पाई ही जाएगी, है ना, ठीक। उसके लिए आपको पसंद नहीं करते या फिर कोई बालक क्लास में सो जाता है, ये सब चीज रीजन नहीं हो सकता। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो है, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है। परिपक्वता मीन्स क्या होता है आपका, मैच्योरिटी, ठीक। तो अगर आप एक टीचर हो और अपनी कक्षा में मैच्योरिटी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक, तो देखते हैं कि जो कुछ छात्र हैं वो लोग उम्र से पहले ही क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, और कुछ छात्र हैं जो जिसका उम्र तो हो गया है लेकिन वो अभी भी मैच्योर नहीं है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन 1 है कक्षा में उनके बैठने का क्रम। ऑप्शन 2 है व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन 3 है विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन। और ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो कक्षा में उनके बैठने का क्रम, तो बैठने के क्रम से तो परिपक्वता का कोई भी संबंध नहीं है, तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है व्यक्तिगत विभिन्नता, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि सभी का जो व्यक्तित्व है जो अलग अलग होता है। जो बालक है, अगर एक ही आयु वर्ग के दो बालक को लेंगे तो उसके व्यक्तित्व में हमको विभिन्नता नजर आएगी। इसी के कारण ही परिपक्वता में भी हमको अंतर दिखाई देता है। तो उसका मुख्य कारण क्या होगा, मैच्योरिटी में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता ही इसका मुख्य कारण होगा, ठीक। विद्यालय आने व जाने में उनके साधन, इससे भी कोई महत्व नहीं है। आप बाइक से जाओ, साइकिल से जाओ या पैदल से जाओ, इससे आपकी मैच्योरिटी न बढ़ेगी न घटेगी, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन तो होगा नहीं। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन 1 है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्चा का अनुगमन करना। ऑप्शन 2 है बाल केंद्रित पाठ्याचार्य का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3 है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। एंड ऑप्शन 4 है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। देखो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार से सहयोग उपलब्ध करा सकता है। ऑप्शन 1 में क्या है, सभी शिक्षार्थियों के समान स्तर की पाठ्यचर्चा का अनुगमन करना, यह हम नहीं कर सकते। बाल केंद्रित पाठ्याचार्य का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करना, ये आपका सही आंसर होगा। अब आप जो पढ़ा रहे हो या फिर जो पाठ्य चर्चा कर रहे हो, है ना, वो आपको बाल केंद्रित रखना है। बाल केंद्रित मतलब जो बालकों की रुचि, बालकों के अभिरुचि, सिचुएशन के हिसाब से जो पढ़ाया जाता है या फिर पाठ्य चर्चा रखी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णतः बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना है और शिक्षार्थियों को और नए चीज़ सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करना, ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन 4 में क्या है, धीमी गति से सीखने, ये विशेष विद्यालय, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसका इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है उसका विशिष्ट शारीरिक विकास,
शारीरिक विकास तो हो नहीं सकता भैया, ठीक, क्योंकि शारीरिक विकास से आपके बुद्धि का संबंध नहीं है उतना, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है उसका, विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास। तीसरा है उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास। और चौथा है उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। तो इस सामाजिक विकास भी नहीं हो सकता, संवेगात्मक विकास भी नहीं हो सकता, होगा कौन सा, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास ही उसका मुख्य कारण होगा, ठीक। उसके संज्ञानात्मक विकास जो है एक विशिष्ट प्रकार से हुआ है, ठीक। इसी कारण ही वहाँ जो है सातवीं का छात्र होते हुए भी, क्या सातवीं के छात्र होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषय को समझ पा रहे हैं, ठीक। तो यही इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास की अवस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल कहा जाता है या फिर माना जाता है। ऑप्शन एक है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था एंड ऑप्शन डी है किशोरावस्था। क्या पूछा है, बाल विकास की जो अवस्था होती है उनमें से कौन सी अवस्था जो है प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल माना जाता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल्य अवस्था। बाल विकास की जो बाल्य अवस्था है उसको क्या माना जाता है, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल माना जाता है। किस अवस्था को, बाल्य अवस्था को, ठीक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव के क्रियाओं से है। ऑप्शन एक है सामाजिक पहलू, ऑप्शन बी है कारण संबंधित पहलू, ऑप्शन सी है क्रियात्मक पहलू एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्रियाओं से है मतलब डायरेक्ट कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्रियात्मक पहलू। क्रियात्मक पहलू का जो है व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से नहीं है, तो क्रियात्मक पहलू का जो संबंध है आपके मानव की क्रियाओं से नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र माना है। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी को व्यक्ति के संगठित मतलब पूरे व्यवहार का संपूर्ण एक इमेज या फिर चित्र माना है। ऑप्शन एक में दिया है डेसिन ने, ऑप्शन दो, सॉरी ये दो है, ये तीन है, ऊपर नीचे हो गया। ऑप्शन दो में दिया है गिलफोर्ड ने, ऑप्शन तीन में दिया गुड ने और ऑप्शन 4 में दिया ट्रेवर ने। सही आंसर देखेंगे तो एक डेसिल जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने माना था कि व्यक्तित्व मतलब जो पर्सनालिटी है व्यक्ति के पूरे संगठित व्यवहार का एक संपूर्ण चित्र है या फिर इमेज है, ठीक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषता है। ऑप्शन एक है आशावादी होता है, ऑप्शन 2 है चिंता मुक्त होता है, ऑप्शन 3 है अधिक सामाजिक होता है और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी गुणों में संपन्न होता है। बहुमुखी मतलब जो अधिक सामाजिक होता है, जो कुछ भी चीज़ बोलने में झिझक नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुमुखी होता है। तो आशावादी होता है, हाँ बिल्कुल होता है भैया। चिंता मुक्त, हाँ बिल्कुल होता है। अधिक सामाजिक होता है, हाँ होता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 कि उपयुक्त सभी गुणों में संपन्न होता है। कौन सा, बहुमुखी। अभी देखना एक ट्रेंडिंग वर्ड है इंट्रोवर्ट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा जो बहुत हंसमुख हो तथा सामाजिक हो। ऑप्शन 1 है आक्रामकता, ऑप्शन 2 है बुद्धि, ऑप्शन 3 है अंतर्मुखता एंड ऑप्शन 4 है बहिर्मुखता। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, बहिर्मुखता अगर होगा। देखो क्या पूछा इसमें, निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा जो हंसमुख हो तथा सामाजिक हो। तो जो ज़्यादा हंसमुख हो और सामाजिक हो, तो ऐसा कौन हो सकता है आपके जो बहिर्मुखता या फिर बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं या फिर बालक होते हैं, वह ऐसा कर सकता है। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, बहिर्मुखता, ठीक। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या होती है। ऑप्शन ए है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, नहीं होता है। ऑप्शन 2 है व्यक्तित्व की अनुपस्थिति, ये भी नहीं होती है। ऑप्शन 3 है उभय पक्षी व्यक्तित्व, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन 4 है बहुमुखी व्यक्तित्व, तो यहाँ बिल्कुल होता है। देखना बाल्य अवस्था में शर्म या फिर झिझक ऐसी वाली कोई चीज़ नहीं होती, मतलब इंट्रोवर्ट चीज़ नहीं होती है, हमेशा
इन जो बालक है एक्सट्रोवर्ट होते हैं या फिर बहुमुखी व्यक्तित्व रखते हैं। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये थी हमारे इस एमसीक्यूज की टोटल कितना क्वेश्चन हुआ था हमारा? 15 क्वेश्चन। तो जो व्यक्तित्व विभिन्नता की प्रश्न मैं एमसीक्यूज कराया हूँ, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 25 था, पार्ट 2 में 25 था, कितना था? 25 और इसमें कितना होगा है आपका 15। तो टोटल आपके मैं 65 प्रश्न करा चुका हूँ। जो बनते थे, जो इम्पोर्टेंट था, उस टाइप का प्रश्न मैं सेलेक्ट करके करा चुका हूँ। किससे संबंधित? आपके व्यक्तित्व विभिन्नता से संबंधित। मुझे उम्मीद है यहीं से ही प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन ही कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। क्योंकि वीडियो बार बार से देखोगे थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आप पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मेरे इस चैनल में जो आगामी जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे सेंट्रल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, सीजी व्यापम हो, सीजी पीएससी हो, सभी के तैयारी के लिए वीडियो आती है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।